हेलो फ्रेंड, कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। शाम के 8 बज चुके हैं और प्रतिदिन हम आप सभी के लिए बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए लाइव सेशन लेकर के आ रहे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार स्पेशल से संबंधित प्रमुख क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में खास करके हम बीपीएससी के द्वारा पूछे गए पिछले एग्जामिनेशंस में जो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन है उन चीज़ों को ध्यान में मैंने रखा है। प्राचीन काल से संबंधित मुख्य प्रश्न जो है बिहार के, उनको इसमें समेटा गया है। ऑप्शन नंबर ई के साथ और ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 ऑप्शनों के साथ यह वीडियो आपका हार्दिक अभिनंदन कर रहा है। आइए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ। यदि आप आंसर जानते हैं तो कमेंट करते चलिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके ग्रंथ में या किस ग्रंथ में मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें मगध क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। सही आंसर है दोस्तों कि ऋग्वेद में जो है मगध क्षेत्र के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। लीजिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है। बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले किस साहित्यिक रचना में मिलेगी। ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, वायु पुराण। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सबसे पहले अगर किसी साहित्यिक रचना में मिलती है तो उसका नाम शतपथ ब्राह्मण है। याद रखेंगे, शतपथ ब्राह्मण में बिहार शब्द का बिहार क्षेत्र की चर्चा जो है वह सर्वप्रथम कहाँ पर मिलती है तो शतपथ ब्राह्मण में इसकी मिलती है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का एक बार फिर से आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न है कि बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से कौन है। बिहार में नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल निम्नलिखित में से किसको माना जाएगा। चिरांद, मुंगेर, भागलपुर। और उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या कोई सही नहीं है। दोस्तों, तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिरांद जो है नवपाषाण कालीन संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थल मिलते हैं। याद रखेंगे, चिरांद इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति को माना जाता है। अगर कार्बन डेटिंग विधि की मान देखें यानी कि कार्बन डेटिंग विधि जो है दोस्तों वह जीवाश्म के या फिर पृथ्वी के तलों में छिपे हुए चीज़ों की जो है आयु को निर्धारण करती है, उसको कार्बन डेटिंग के नाम से जानते हैं और इस C14 का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग विधि से चिरांद संस्कृति को कितना माना गया है या उसका काल क्या है। चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1800 से लेकर 1200 ईस्वी पूर्व की जो संस्कृति थी वो चिरांद में थी, ऐसा कार्बन डेटिंग विधि बताता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पांचवा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था। निम्नलिखित में से वह कौन सा महाजनपद था जो बिहार में नहीं था। वत्स, अंग, मगध। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन महाजनपद बिहार में नहीं था। सही आंसर है पांचवे का ऑप्शन नंबर ए, वत्स जो है वह बिहार में नहीं था, वरना अंग और मगध जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वे दोनों बिहार में उपस्थित रहने वाले महाजनपद थे। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में है। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद में। विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के, यहाँ पर देखेंगे बुद्ध के जन्म से छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा था, उसका उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो सातवें का सही आंसर हो जाएगा, इसका उल्लेख जो है अंगुत्तर निकाय में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है। वाराणसी, मथुरा, तक्षशिला। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई सही नहीं है। तो याद रखेंगे, बौद्ध साहित्य में किस नगर का उल्लेख नहीं है तो वाराणसी, मथुरा और तक्षशिला, इन तीनों का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया कि कौन नहीं है तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाता। अगर पूछा था कि कौन है तो उपर्युक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाता। इस तरीके से पांचवा ऑप्शन कंफ्यूज करता है। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से है। इसी में से क्वेश्चन पूछा गया था इस बार बीपीएससी 17वीं में। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था। 90 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्यक वंश से यह बिलोंग करते थे। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे। याद रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न है कि प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे। 10वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह
बिंबिसार के समकालीन थे। प्रसिद्ध चिकित्सक चरक किसके समकालीन थे? तो बिंबिसार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रतिदिन हमारे साथ डेली 8 बजे हमारे साथ जुड़िए। अगला प्रश्न है कि मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजगृह, जिनको राजगीर के नाम से भी जाना जाता है। लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन है, 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसके शासन में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? निम्नलिखित में से किसके शासन में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था? 12वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी घनानंद के शासन के समय जो है सिकंदर का आक्रमण भारत पर हुआ था। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? 13वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई मुद्रा राक्षस में मौर्यों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाएगा? तो व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी पहाड़ी पर अपना शरीर त्याग दिया था? तो निम्नलिखित में से वह कौन राजा है जिन्होंने श्रवण बेलगोला में स्थित चंद्रगिरी की पहाड़ी जो कर्नाटक में उपस्थित है उस पर अपना शरीर त्याग दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। 14 नंबर प्रश्न हो चुका है। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? याद रखेंगे, कहता है दोस्तों कि प्रश्न आपके सामने है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म और उसके बाद वैष्णव। उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है, कोई सही नहीं है। राइट आंसर है उपर्युक्त में से निम्नलिखित में से कोई सही नहीं है। अर्थात मौर्य सम्राट बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई सही नहीं, क्योंकि वह आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे कौन? मौर्य सम्राट बिंदुसार। अगला बढ़ते चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि मगध के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की? तो मगध के वह शासक जिन्होंने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना किया था। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित थे? प्राचीन भारत के विख्यात राजनीतिज्ञ वत्सकार किसके दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित थे? 17 का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं दोस्तों, क्योंकि वह अजात शत्रु के शासन काल में जो है इस दरबार में वत्सकार के दरबार में मंत्री पद पर सुशोभित थे। तो अजात शत्रु इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई इसके रूप में चुना जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? चोल, चेर और पांड्य। अशोक के साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित नहीं था? तो ये तीनों के तीनों दक्षिणी सीमा पर उपस्थित थे, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि कौन नहीं था। आगे बढ़ते चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण की थी? अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म में शिक्षा ग्रहण की थी? इसमें उपर्युक्त में से कोई सही नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों उपगुप्त के द्वारा जो है अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी उपगुप्त से, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ है? महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पर था? 20वें का सही आंसर हो जाएगा कुंडग्राम, यानी कि यह वैशाली में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? जैन धर्म और बौद्ध धर्म में निम्नलिखित में से क्या जो समानता थी? पशु बलि का विरोध, जाति प्रथा की मान्यता, आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास। तो देखेंगे 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पशु बलि का विरोध। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानता थी? आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वह अशोक के समय में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है दोस्तों वह 23वें का ऑप्शन नंबर बी राजगीर में हुआ था। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। प्रतिदिन हमारे साथ 8 बजे शाम को लाइव सेशंस में जरूर जुड़ करके अपने तैयारियों को और चमकदार बनाइए। आगे देखते चलते दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासक ने किया था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजक जो है आयोजनकर्ता जो थे वह कौन थे, कौन से शासक थे? तो सही आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर आपके पास बी कालाशोक। ऑप्शन नंबर बी
इसका सही आंसर है काकवर्ण के थे। आगे बढ़ते चलते हैं। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ? मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ किसके अधीन हुआ था? 25 का ऑप्शन नंबर बी बिंबिसार इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन कब हुआ था? तो मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन जो है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 315 ईस्वी पूर्व में मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। आइए बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले दूत जो थे मेगास्थनीज को किस शासक ने भेजा था? तो देखेंगे कहीं लिखा गया दोस्तों सेल्यूकस निकेटर, नहीं, ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसने भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर, यानी कि सेल्यूकस निकेटर के जो दूत थे वह कौन थे? मेगास्थनीज। आगे बढ़ते चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य, ब्राह्मण, विष्णुगुप्त, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर प्रश्न है प्यारे दोस्तों। अगर प्रश्न है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख किस अभिलेख में है? अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख किस अभिलेख में है? 29 का सही आंसर हो जाएगा अभिलेख नंबर 10 और 3 13 में किया गया है। 29 के बाद बढ़ते चलते 30वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? मौर्यकालीन पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इंडिका जो है इसके प्रशासन के संबंध में जानकारी देने वाला एक प्रमुख पुस्तक है। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आज के सेशन में हम महज 30 प्रश्न को रखे हैं। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको लाभ जरूर प्राप्त होगा और आपके एग्जामिनेशंस में इससे सपोर्ट अवश्य मिलेगा। शुक्रिया, जय हिंद, मिलेंगे कल इसी समय।